वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर मजदा चुरैल है, जो कि एक पॉपुलर न्यूरोसर्जन है। ब्रेन और स्पाइन में स्पेशलाइज करते हैं एंड हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 15+ इयर्स। वो करंटली वॉकहार्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, जो मुंबई में है। और उनकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, सेरेब्रोवास्कुलर सर्जरी, एपिलेप्सी सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी। उन्होंने मोर देन 5,000 सर्जरीज किए हैं, ये सारे सर्जरीज को लेके, एंड कंटिन्यूसली डूइंग मोर एवरी डे। वेलकम डॉक्टर मजदा चुरल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल अगेन। Thank you. Pleasure is all mine. डॉक्टर, आज हम ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एन्यूरिज्म का मतलब क्या है? एन्यूरिज्म वो होता है कि जो खून की नली होती है, हम्म। आर्टरीज, जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, उसमें आर्टरी की जो दीवार होती है वो कभी कभी वीक हो जाती है। एंड व्हेन दैट बिकम्स वीक, उसमें एक बलून सा फॉर्म हो जाता है जो कभी भी रप्चर हो सकता है। और वो रप्चर होने से ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, जिसकी वजह से कैटास्ट्रोफिक हेडेक हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकती है, बेहोशी हो सकती है। तो ये जो एन्यूरिज्म जिसको बोलते हैं, या जो खून की नली की जो दीवार है वो वीक हो जाती है, वो काफी कारण की वजह से होती है। कभी कभी इट जस्ट सिंपली कुड बी जेनेटिक, कभी सिवियर फॉर्म ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है। जो लोग एक्सेसिवली स्मोक करते हैं वो लोग प्री डिस्पोज होते हैं। जो लोग का डाइट एकदम अनहेल्दी होता है वो लोग प्री डिस्पोज होते हैं। और कभी कभी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। तो जब एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो पेशेंट को एकदम सिवियर सी हेडेक होती है, वॉमिटिंग होती है, नेक पेन होता है, या बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, क्योंकि उसको तुरंत से ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और ट्रीटमेंट उसके कई प्रकार के होते हैं। एक तो एंडोवास्कुलर ट्रीटमेंट बोलते हैं हम, जैसे जिसमें हम एक ग्रॉइन में पंक्चर करके गाइड वायर डाल के जो रप्चर्ड एन्यूरिज्म का सैक है उसको हम कॉइल के साथ या स्टेंट के साथ फिक्स कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कभी कभी एन्यूरिज्म की वजह से ब्रेन में बड़ा सा क्लॉट रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर होता है, तो कभी कभी सर खोलना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मल क्रेनियोटमी बोलते हैं, सर खोल के क्लॉट को इवैक्यूएट करके वो एन्यूरिज्म के ऊपर एक क्लिप लगानी पड़ती है ताकि वो फिर से ब्लीड ना हो। ट्रीटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार एन्यूरिज्म रप्चर होता है उसको फिर से रप्चर होने का चांस बहुत ज्यादा है, और वो यूजुअली फर्स्ट 24-48 आवर्स के अंदर होता है। तो अगर हम उसको उस टाइम में सिक्योर नहीं करते, सेकेंड टाइम रप्चर जो होता है वो कभी ऑलमोस्ट फेटल होता है। ओके। तो बहुत ही जरूरी है कि हम इस कंडीशन को हम आइडेंटिफाई करें। अनफॉर्चुनेटली ये तभी आइडेंटिफाई होता है जब रप्चर होता है। राइट। कुछ लोगों में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको रप्चर होने के पहले, जब हम किसी कारण से हम एमआरआई करते हैं। और एमआरआई के साथ जब हम एमआर एंजियोग्राम करते हैं तो उस वक्त पे दिखता है कि एन्यूरिज्म है। और उस टाइम पे अगर हमको अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म डिटेक्ट होता है तो उसके लोकेशन और साइज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको ट्रीट करना चाहिए या उसको रहने देना चाहिए। बिकॉज कई बार मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि somebody हैज फॉलन डाउन वॉशरूम में, बाथरूम में गिर गए हैं और फिर ब्लीडिंग हुआ एंड ही पास्ड अवे, एंड देन द डॉक्टर सेड कि इसको ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया था। या या। तो कभी कभी क्या होता है कि रप्चर इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को कंप्लीटली अनकॉन्शियस कर लेता है। और हम्म। अगर हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो पता नहीं चलता है हमको कि कोई स्लिप होके गिर गया बाथरूम में, कि ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से गिर गया है। कभी कभी ब्रेन में ब्लीडिंग हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। हम्म। और अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर और एन्यूरिज्म हो तो उसका रप्चर होने का चांस और भी ज्यादा होता है। तो हम्म। बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमको ख्याल में रखने चाहिए। और वन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर टू प्रिवेंट स्मोकिंग, इम्प्रूव डाइट,
get some amount of exercise in your daily routine. And if you have a family history of having an aneurysm, then you should electively do an MRI of the brain and screen in case you have it. And in case you have it, it might be better to treat it if it's indicated to treat. ओके, एंड डू यू सजेस्ट कि किसी को बहुत ही सिर दर्द हो रहा है सिवियर, तो देन दे शुड आल्सो डू दैट? 100%, 100%। अगर किसी को एन्यूरिज्म का जो हेडेक होता है, वो टिपिकली लोग डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट हेडेक है। तो अगर ऐसा हेडेक होता है और वो हेडेक होने के बाद आदमी ठीक भी हो जाता है, तो भी उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इज इट क्योंकि लोकलाइज्ड एन्यूरिज्म, हेडेक? सॉरी। it can be, it can come in any form. It can be localized, it can be one sided, it can be front of the head, back of the head. It is very difficult to determine कि ये जो हेडेक है वो एन्यूरिज्म रप्चर की वजह से है, या हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से है, या कोई और कारण की वजह से। कभी कभी ब्रेन ट्यूमर में भी सिवियर हेडेक हो सकता है, लेकिन जो एन्यूरिज्म का हेडेक होता है वो आउट ऑफ द ब्लू आता है। सो इज देयर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, कितना टाइम तक रहता है कि आइडेंटिफाई कर Sometimes सकते? it lasts for just a few minutes. Sometimes it can even last for a few hours, and it lingers on. Depends. If the patient is conscious, then they can tell you about the headache, the nature of the headache. If patient's unconscious, you will not even know that they've had headache before, ओके unless someone's there to witness the fact that someone's telling them कि headache हुआ है और फिर बेहोश हो गए। ओके, सो वो एक ही साइन है जो हेडेक का है, जो सिवियर हेडेक। हम्म। एंड इफ यू हैव अ जेनेटिक डिस्पोजल तो हम्म। डू दैट। तो स्क्रीन करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू Thank once you. again for Thank you. coming. Pleasure. Always a pleasure to be here. Cheers to wellness. Thank you.